जी हाँ साथियों, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। ऐसा कोटेशन कुछ आज के थंबनेल में आपने देखा होगा। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा आ रही है तो आने दीजिए, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठंडक का मौसम है, कुछ बच्चे ठंड के डर से कोचिंग छोड़ चुके हैं, उनका थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाएगा। और बाकी बहुत लोग तो पेपर देने हो सकता नहीं जाए, इतनी ठंडक है। तो इसलिए अपनी तैयारी करें, बढ़िया तैयारी करके जाएं। करंट अफेयर्स के 16 प्रश्न आज पढ़ेंगे और इन्हें आप देखने के साथ साथ पीछे के जो वीडियोस हैं उन्हें भी आप जरूर देखें, यदि आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है। और अगर आपका कोई भी वीडियो छूट गया है तो आप उस वीडियो को तुरंत तत्काल प्रभाव से उसे आप देख लें, अपना काम पूरा करें। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हर एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न आप लिख लिए होंगे। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई। पहले क्वेश्चन का ये आंसर है, सब समझ में आएगा, आप ध्यान से देखिए बस। इसमें क्या है, चयनित लोगों को कुछ हित ग्राहियों को निःशुल्क क्या दिया जाएगा भैया? निःशुल्क आवासीय भूमि दी जाएगी। और अगर हम बात करें ये भूमि कितनी होगी, तो ये भूमि 600 स्क्वायर फीट होगी। और अगर हम बात करें किसको किसको मिलेगी, तो ये उसको मिलेगी जिसका घर न हो, कोई आयकर दाता न हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी न हो, ये आप देख लीजिए। ठीक है साथियों, कोई भी सरकारी कर्मचारी न हो और 5 एकड़ से कम भूमि हो। एक शर्त ये भी है कि 5 एकड़ से कम भूमि हो। ये कुछ बातें होनी चाहिए। क्लियर? अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितनी वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों को खरीदा जा रहा है? ये होवित्जर जो तोपे हैं ये बहुत ही प्रभावशाली तोपे हैं, बहुत ज्यादा ये कामयाब तोपे हैं, इसलिए इनको खरीदा जा रहा है। और इनकी संख्या है 100 संख्या है इनकी। ठीक है। कौन सा देश यूरोपीय यूनियन का पूर्णतः एकीकृत सदस्य बन गया है? तो उस देश का नाम है क्रोएशिया। उस देश का क्या नाम है? क्रोएशिया। ठीक है दोस्तों, ये तीसरे नंबर के क्वेश्चन का है आंसर। अब क्रोएशिया है, क्रोएशिया। अभी हम आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखवा देते हैं। ये हो गया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि योजना दी जाएगी। इसकी संख्या 100 है। होवित्जर तोपों की संख्या 100 है। और आप लोग पढ़ते रहिए,
चिंता मत करिए, ठीक है। टेस्ट होने वाला है शनिवार को, उसकी अच्छी तैयारी करेंगे। टेस्ट आने वाला है, उसकी बहुत अच्छी तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, पुराने वीडियोस जरूर देख लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्रोएशिया की। क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा अपना ली है और यह यूरोपीय संघ में, क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा अपना ली है और यह यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला 27वां राज्य है। और आपको बताएं, क्रोएशिया यूरो अपनाने वाला 20वां देश है। क्या बेहतरीन जानकारी है, बहुत जबरदस्त है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठंडक बहुत है लेकिन प्रयास किया जा रहा है आपको बहुत अच्छा करंट अफेयर्स देने का, और आप इसे याद रखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इनको याद रखेंगे, पढ़ेंगे भाई, पढ़ाई से मक्कारी नहीं करेंगे। अगर पढ़ाई से मक्कारी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी को। साथ ही वैश्विक परिवार दिवस भी कब मनाया गया? 1 जनवरी को। तो ऐसे दिवस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे दिन आते जाएंगे जनवरी माह के, हम पढ़ते जाएंगे। किसी पर जबरदस्ती है नहीं, अगर उसका मन हो ये पूरा वीडियो देखिए, अन्यथा कोई बात नहीं। इस समय पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, जिस किसी की पॉलिटी कमजोर हो या जो पॉलिटी पढ़ना चाहता हो वो संपर्क कर सकता है। और मैथ और रीजनिंग तो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, सौरभ सर से संपर्क करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं 12 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। मैराथन चल रही है। किस परियोजना को केंद्र सरकार ने 2614.51 करोड़ रुपए के निवेश के लिए मंजूरी दी है? तो पहले हम लुईस ब्रेल का बारे में बता देते हैं। लुईस ब्रेल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 और फ्रांस में हुआ था इनका जन्म। और ये कौन है? तो ये है ब्रेल लिपि के जनक। और आप पूछेंगे ब्रेल लिपि क्या है? तो ब्रेल लिपि भैया क्या है? ब्रेल लिपि एक भाषा है जो नेत्रहीनों के काम आती है, नेत्रहीनों के लिए। और ये बनाया गया 4 जनवरी। पहली बार कब बनाया गया था भाई? पहली बार 2009 नहीं, पहली बार कब बनाया गया था? 2019 में बनाया गया था। 2019 में पहली बार बनाया गया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है?
और किस परियोजना को केंद्र सरकार ने 2614.51 करोड़ रुपए के निवेश के लिए मंजूरी दी है। तो हम आपको बताते हैं उस योजना का नाम और कैसे दी है वो भी हम आपको बताते हैं। बस आप बिल्कुल धैर्य बनाकर पढ़ते रहिए, कापी में लेकर नोट करते रहिए, सुबह याद करके आना, सुबह सुनेंगे और भाई साहब पूरा वीडियो देखना, तभी कुछ काम आएगा। किस परियोजना को दिया गया है? तो ये सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, और ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। देखिए, ना तो कलम हमारी रुकनी चाहिए और ना तो कलम आपकी रुकनी चाहिए। अब हम आपको आज हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ विशेष प्रकार के दर्रे हैं। आपने बहुत कम दर्रे पढ़े होंगे, तो आपको अधिकांश दर्रे बताने का प्रयास करेंगे। जैसे रोहतांग में दर्रा है, हम लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हाँ, कौन से हैं? रोहतांग दर्रा है। नोट कर लेना काफी में, भूलते हो तो हमको तो टेस्ट में देना है, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। कुंजम दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा, इंद्राहार दर्रा और हमटा दर्रा। और बताइए दोस्तों, सांच दर्रा, तमसर दर्रा। अभी आप तो ये तो कभी बाड़ालाचा से खिला और रोहतांग दर्रा जानते थे। और बताइए, दराटी दर्रा, चंद्रशेखरानी दर्रा और एक और है जालोरी दर्रा। इतने दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के भाई साहब। ठीक है, हम तो आपको बहुत कम पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, बहुत 2-3 दर्रे ही सिर्फ बताए जाते हैं। रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। बस आप बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तब भी आप देखिए हमारा वीडियो, देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। और अगर हम बात करें उसकी नेशनल पार्क की, तो हम आपको नेशनल पार्क भी बता देते हैं। नेशनल पार्क सबसे पहले है पिनघाटी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पहला हो गया। दूसरा है खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क और है सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान और है इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान। इतने नेशनल पार्क भी आप याद रखिए। साथ ही साथ स्टैटिक जीके में जो आपको देखिए तैयारी में 4 चांद लगा देंगे।
बहुत बढ़िया दिख रहा है आपको, ठीक है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें हम तो रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, सिपगिला दर्रा, इंद्राहर दर्रा, हमटा दर्रा, साच दर्रा, तमसर दर्रा और दराटी दर्रा, चंद्रशेखरानी दर्रा, जालोरी दर्रा। और अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो पिन घाटी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और हाँ दोस्तों हम उसको अलग कर देंगे अभी। पिन घाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यहाँ 60 में लिखे दे रहे हैं, परेशान मत होइए। पिन घाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिर गंगा नेशनल पार्क। ये क्या है? ये भाई साहब नेशनल पार्क है, नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? शुरू किया है एनटीपीसी ने। क्यों? क्योंकि भाई साहब हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। कहते हैं कि हाइड्रोजन कभी भी न खत्म होने वाला ईंधन है, इसलिए हाइड्रोजन से चलने वाली 2 ट्रेनें संचालित हो चुकी है विश्व में। पहला देश था जर्मनी, दूसरा देश बना चीन, और संभवतः हो सकता है प्लांट एनटीपीसी ने शुरू कर दिया है, हो सकता है कि 2023 दिसंबर तक अपने देश में भी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को संचालित कर दिया जाए, क्योंकि इसमें प्रदूषण बहुत कम होता है। प्रदूषण बिल्कुल शून्य की मात्रा में होता है। इस वजह से हाइड्रोजन का डिमांड बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन की डिमांड बढ़ती जा रही है। ओके, अब राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला राज्य कौन बना है? राजस्व पुलिस प्रणाली, इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे। राजस्व पुलिस प्रणाली का मतलब ये था कि इस उत्तराखंड में कई ऐसे जिले थे जिसमें राजस्व के अधिकारी जैसे पटवारी है, लेखपाल है, ये जो राजस्व के अधिकारी होते थे इनको गिरफ्तार करने का आदेश था, जो ब्रिटिश प्रणाली से चली आ रही थी। नहीं समझ रहे हैं आप? ब्रिटिश प्रणाली से चलती आ रही थी ये जो प्रणाली है, तो उस प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। अब सारी पावर किसको दे दी गई है? राज्य सरकार को दे दी गई है। तो आप पूरी बात समझ गए होंगे। राजस्व पुलिस प्रणाली समाप्त करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये राज्य हमारा है, कौन सा? नहीं मालूम? उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसका गठन कब हुआ था ये हर स्टूडेंट जानता है हमारी कोचिंग का। और देखना कितने कमेंट्स आते हैं कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, किस राज्य से यह अलग हुआ है। और उत्तराखंड राज्य के सीएम कौन है? राज्यपाल कौन है? ठीक है दोस्तों, बताइए आप लोग। थोड़ी आप लोग पढ़ाई हमारे साथ होमवर्क भी किया करिए। राजस्व प्रणाली समाप्त करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। बहुत अच्छा। भारत पे ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है?
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है नलिन नेगी को। नलिन नेगी को, नलिन नेगी को भारत पे ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में अहमदाबाद से दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। टोटल 16 क्वेश्चन है। कुछ अभी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको हम देंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अभी आपको एक जानकारी देते हैं कि पीएम प्रधानमंत्री जी का सलाहकार कौन है? प्रधानमंत्री जी का सलाहकार, इनका नाम है, क्या नाम है? इनका नाम है, बताइए, प्रधानमंत्री जी के सलाहकार कौन है? तरुण कपूर। तरुण कपूर ये प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं। अगर हम कैबिनेट सचिव जी की बात करें, कैबिनेट सचिव कौन है? इनका नाम है राजीव गाबा। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 प्रश्न है, ये भी हमने आपको बता दिया। और इस ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो अभी हम थोड़ी जगह बना लेते हैं बोर्ड पर और आपको अच्छे से बताते हैं कि अहमदाबाद दिल्ली बढ़िया बोर्ड साफ हो गया दोस्तों। अब आप लोग बढ़िया मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। सोना नहीं, भागना नहीं और परेशान मत होना, ठीक है? एग्जाम में घबराना भी नहीं। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा जाएगा। 1 नंबर प्रश्न है, आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, कोई इसमें धोखा नहीं है। आपको हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि भारत का महान्यायवादी कौन है? कौन है ये? तो इनका नाम है आर वेंकट रमन। और आपको बताएं हम ये किस क्रम के हैं, तो क्या लिखेंगे? आर वेंकट रमन जी किस क्रम के हैं? 16वें क्रम के महान्यायवादी है। अब ये संविधान के कितने अनुच्छेद में है? तो क्या लिखेंगे? संविधान के अनुच्छेद 76 में ये लिखा है। अनुच्छेद 76 में लिखा गया है कि भारत में एक कौन होगा भाई? महान्यायवादी होगा। किस अनुच्छेद में बताया गया है भाई साहब?
बहुत अच्छा। अनुच्छेद 76 में ये लिखा गया है कि भारत में एक न्यायवादी होगा। बहुत अच्छा, नोट तो कर ही रहे होंगे आप, नोट करते रहिए, तैयारी में आपकी 4 चांद लग जाएंगे। शेयर भी कर दीजिए रोज, जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज नहाते हैं, इसी तरीके से हमारी क्लास को भी रोज शेयर करना है। ये थोड़ी है कि आज हमने शेयर कर दिया, अब आपसे कहें तो आप सोचिए अपने मन में, कह रहे कल ही तो किया था, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। क्लियर हो गई बात? और आपको एक बात बताइए, प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। और आपको एक बात बता, दूसरी बात है, कानूनी मामलों में ये भारत के सलाहकार होते हैं। कानूनी मामलों में ये भारत के सलाहकार होते हैं। ये इतनी बात आप न्यायवादी के बारे में याद रखिए। छोटी से बड़ी, चाहे जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इतनी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी कि हम आपको बता नहीं सकते। आप बस रोज पर डे ये वीडियो देखिए, अब देखिए कितना बेहतरीन हमने आपको पढ़ाया है। आप बस महसूस करिए, जैसे आप ठंड महसूस करते हैं, सोचते हैं कि बहुत ठंडी लग रही है, वैसे ही महसूस करिए भाई साहब, कितना ज़बरदस्त आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये हम जानते हैं और आप जानते हैं। शाम के बैच में भी बहुत बढ़िया स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट जो अनुच्छेद पूरे सुना दिए थे जितने हम पढ़ाए थे। और इन दोनों लोगों से फिर से यही कहना है कि कल, आज देखिए आप पूरे बैच में 2 हैं, कल 3 हो जाएंगे, परसों 4 हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा बढ़िया पूरा बैच पढ़ने लगेगा और हमें कितनी खुशी होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ये आप समझ लीजिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जितने अनुच्छेद हमने पढ़ाए हैं आप सब लोग याद करके आते हैं, सुनाते हैं, टेस्ट में अच्छे नंबर लाएं, टेस्ट में बहुत अच्छा करने का प्रयास करें। और देखिए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आप लोगों को। 2 टेस्ट हो रहे हैं और किसी दिन अगर आप लोग बताइए, अगर कम से कम 30-40 लोग कम से कम कमेंट करें कि हाँ हमें सर जियोग्राफी की मैराथन चाहिए, तो आज शाम को भी बहुत लोग कह रहे थे, सुबह भी बहुत लोग कह रहे थे। तो अगर उन्हें जियोग्राफी की मैराथन चाहिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ वाद विवाद में कुछ हल करने का प्रयास जीएस में, तो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। अगर संख्या कुछ ज़्यादा ही होती है तो हम ऐसी क्लास का बंदोबस्त कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले अच्छा आपको मैं एक और एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं। ये महान्यायवादी जी की नियुक्ति कौन करता है भैया? ये करते हैं राष्ट्रपति। और इनके रिटायर होने की उम्र आपको नहीं बताई। इनका कार्यकाल होता है भैया 6 वर्ष का। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। या तो इनकी आयु हो जाए 65 वर्ष, नहीं देखिए, अब हम आपको बताते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वो वाली बात यहाँ लागू होगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
इनका क्या नाम है? देखिए ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या नाम है? उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये कितने क्रम के हैं? तो ये 14वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। क्लियर हो गई बात? और आपको पता है इनका अनुच्छेद 148 में उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है और इसका इनका कार्यकाल भी था। दोस्तों ठंडक बहुत बढ़ गई है, अब शीत को तो रोका नहीं जा सकता। इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, जो भी पूरा हो जाए इसमें। ये बात हम बता रहे थे आपको। ठंडक देख रहे हैं हम लोग, इतनी ठंडक में आपको पढ़ाते हैं और आप लोग पढ़ते भी नहीं है सही से, याद भी नहीं करते हैं, तो दोस्तों बहुत दुख लगता है। तो भाई तैयारी करते रहे, पढ़ते रहे। हम चाहते हैं कि आप इस बार बिल्कुल सफल हो जाइए। चीफ ऑफ डिफेंस की बात करते हैं, वो कौन है? अभी कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इनका नाम है अनिल चौहान। अनिल चौहान। इस पद का गठन कब किया गया था? गठन किया गया था 1 जनवरी 2020 को। अब अगर हम बात करें थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे। अगर वायु सेना प्रमुख की बात करें, उनका नाम है विवेक राम चौधरी। प्रयास यही करूंगा कि आपको अधिकांश जानकारी दे सकूं, ताकि आपके पेपर में कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए, आपका कम से कम एक बार हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ होना आवश्यक है। ये बहुत जरूरी बात है। क्लियर बात है भाई साहब? पढ़ते रहिए, हम आप ही के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये जानकारी। अब हम बात करें अगर गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया, तो आपको बताते चले। गान नगाई उत्सव एक फसल उत्सव है, ठीक है, जो कि मणिपुर में जेलिया रांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कितनी बेहतरीन जानकारी आपको हमने दी है, एक सेंटेंस में दूसरा वाक्य नहीं लगा। ये आप मानिए चाहे मत मानिए कि गान नगाई उत्सव एक फसल उत्सव है, जो कि मणिपुर में जेलिया रांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बहुत अच्छे से हमने आपको बताने का और लिखाने का प्रयास किया है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि देश में बेरोजगारी 10 दिसंबर से बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है। अब भाई साहब बेरोजगारी तो बढ़ेगी क्योंकि कंपटीशन में तो पढ़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा रोज, ठंडक चाहे जितनी भी हो, ठीक है। बिना मेहनत के तख्तोताज हासिल नहीं होते। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता आपकी शोर मचा दे। आपको देखने के लिए लोग छतों पर मेले लगाते हैं, नहीं समझ रहे अभी। तो आप अपनी मंजिल को पाइए और एक बेहतर जिंदगी जिए, बहुत जरूरी है। बेरोजगारी की दर बढ़ रही है लगातार और ये अब हो गई है 8.3%। ये कितने प्रतिशत हो गई है? 8.3% हो गई है। HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। ये सब आपने लिख लिया होगा, काफी देर से लिखा हुआ है तो आपने नोट कर लिया होगा। नीचे वाली लाइन और वही साथ पढ़ते रहिए। शनिवार को टेस्ट है, उसकी तैयारी करिए, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। इस बार जो भी पिछली बार फर्स्ट आया था सीट आगे लगेगी उसकी, ठीक है। बाकी जो तो लोग बैठते थे देने में वो तो बैठेंगे ही। तो तैयार रहिएगा कंपटीशन के लिए। आपको इतना कंपटीशन यही करवा दिया जाएगा कोचिंग में कि आप जब कंपटीशन देने जाएंगे तो सोचेंगे कि ये क्या है। इससे तो बहुत अच्छा कंपटीशन हमारी कोचिंग में होता था। तो बस आप समझ जाइए इशारों में। HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? वो की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट और HDFC बैंक दोनों ने की है साझेदारी। किस लिए? डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए। क्लियर? और अब हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना, क्योंकि HDFC बैंक की मैं बात पिछले वीडियोस में कर चुका हूँ तो उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं एक चीज बार बार नहीं पढ़ाता। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? मैं एक बात मित्रों बार बार नहीं पढ़ाता। कहाँ है? वाशिंगटन। DC में है भैया मुख्यालय। और CEO कौन है? वो सत्या नडेला है इसके CEO। अब मैंने इसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि HDFC के बारे में पहले बता चुका था। किस राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण कर लिया है? तो असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का क्या किया है भैया? अधिग्रहण कर लिया है। क्यों कर लिया है अभी हम आपको बताएंगे, फिलहाल आप इतना लिखिए कि असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण कर लिया है। किस राज्य सरकार ने किया है अधिग्रहण? तो किया है असम सरकार ने, विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए। किसके लिए? विरासत स्थल के रूप में
संरक्षित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 950 विरासत कहाँ शुरू किया गया है? कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली। कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? नई दिल्ली। भारत को एशियाई प्रसाद डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, तो एशियाई प्रसाद डाक संघ का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? थाईलैंड में। कहाँ है भैया? थाईलैंड में। और अब हम आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान। कहाँ हुआ है? राजस्थान। राजस्थान के सीएम हमने आपको बताए थे अशोक गहलोत, राज्यपाल भी आपको बताए थे कलराज मिश्र। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सुबह कोचिंग में सुना जाएगा करंट अफेयर्स और उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा। शनिवार को टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, ठंडक में गर्म कपड़े पहनकर निकलें, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आप सभी को